सरला भाभी भाई से फ़ोन पर बातें कर रही थी। सरला भाभी की बातें सुनकर राशि हक्का बक्का रह गई। दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था मानो निकलकर बाहर ही आ जाएगा। आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है कि उसके हर अच्छे काम में बुराई निकाली जाती है। भाभी के कहे शब्द उसके दिलो दिमाग पर प्रहार करते से लग रहे थे। दीदी कंगन और हार के एक सेट के साथ विवाह के स्वागत समारोह का खर्च भी उठा रही है, तो क्या हुआ? खुशी उनकी भी तो बहन है। फिर जीजा जी के पास 2 नंबर का पैसा है, उसे जैसे भी चाहें खर्च करें। हमारी 2 बेटियां हैं, हमें उनके बारे में भी तो सोचना है। सब जमा पूंजी बहन के विवाह में ही खर्च कर दीजिएगा या उनके लिए भी कुछ बचा कर रखिएगा। भाई के साथ हो रही सरला भाभी की बात सुनकर राशि अबाक रह गई थी तथा बिना कुछ कहे राशि अपने कमरे में चली गई। सरला भाभी तो दूसरे घर से आई हैं, लेकिन अमित तो अपना सगा भाई है, उसको तो प्रतिवाद करना चाहिए था। वह तो अपने जीजा के बारे में जानता है। यह ठीक है कि उसके पति उदय एक ऐसे विभाग में सुपरवाइज इंजीनियर हैं जिसमें चुना जाना खोया हुआ खजाना पाने जैसा है, लेकिन सबको एक ही रंग में रंग लेना क्या उचित है? क्या आज वास्तव में सच्चे और ईमानदार लोग रह ही नहीं गए? बाहर वाले इस तरह के आरोप लगाए तो बात समझ में भी आती है, क्योंकि उन्हें तो खुद को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालना ही है। पर जब अपने ही अपनों को ना समझ पाएं तो बात बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आज उसे वह कहावत सचमुच सत्य प्रतीत हो रही थी, वरना उदय का नाम उन्हें जानने वाले लोग आज भी श्रद्धा से लेते हैं। ट्रांसफ़र के साथ भी कभी कभी उनकी शोहरत उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही पहुँच जाया करती है। ऐसा नहीं है कि अपनी ईमानदारी की वजह से उदय को कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। बार बार ट्रांसफ़र अपने ही सहयोगियों द्वारा असहयोग सब कुछ तो उन्होंने झेला है। कभी कभी तो उनके सीनियर भी उनसे कह देते थे, भाई तुम्हारे साथ तो काम करना भी आसान नहीं, स्वयं को कुछ तो हालत के साथ बदलना सीखो। पर उदय न जाने किस मिट्टी के बने थे कि उन्होंने बड़ी से बड़ी परेशानियां सही, पर हालात से समझौता नहीं किया और ना ही सच्चाई व ईमानदारी के रास्ते से विचलित हुए। मर्मांतक पीड़ा सहने के बाद अगर कोई समय की धारा के साथ चलने को मजबूर हो जाए तो उसमें उसका नहीं बल्कि परिस्थितियों का दोष होता है। परिस्थितियों को चेतावनी देकर समय की धारा के विपरीत चलने वाले व्यक्ति बिरले ही होते हैं। उदय को उसने हालात से जूझते देखा था। यही कारण था कि उदय जैसे निष्ठावान व्यक्ति के लिए भाभी के वचन राशि को असहनीय पीड़ा पहुंचा गए थे तथा उससे भी ज़्यादा दुख भाई की मौन सहमति पाकर हुआ था। एक समय था जब पति की ईमानदारी पर वह खुद भी चिढ़ जाती थी, खासकर तब जब घर में सरकारी गाड़ी खाली खड़ी हो और उसे रिक्शे से या पैदल बाजार जाना पड़ता था। उसके विरोध करने पर या अपनी दूसरों से तुलना करने पर उदय का एक ही कहना होता, राशि यह मत भूलो कि असली शांति मन की होती है। पैसा तो हाथ का मेल है, जितना भी हो उतना ही कम है, फिर व्यर्थ की आपाधापी क्यों? वैसे भी सरकार से वेतन के रूप में हमें इतना तो मिल ही जाता है कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की पूर्ति करने के बाद थोड़ा बचा सकें, और इसी बचत से हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकें तो मन को दुख नहीं प्रसन्नता होनी चाहिए। इंसान को 2 वक्त की रोटी के अलावा और क्या चाहिए? पति की बातें राशि को सदा ही आदर्शवाद से प्रेरित लगती थी। भला अपने खून पसीने की कमाई को दूसरों पर लुटाने की क्या ज़रूरत है, खासकर तब जब वह सहयोगियों की पत्नियों को गहने और कीमती कपड़ों से लदे फदे देखती और किटी पार्टियों में ड्राई फ्रूट्स के साथ जूस परोसते समय उसकी ओर लक्ष्य कर व्यंग्यात्मक मुस्कान फेंकती। बाद में राशि को लगने लगा कि ऐसी स्त्रियां गलत और सही में भेद नहीं कर पाती हैं। शायद वे यह भी नहीं समझ पाती कि उनका यह दिखावा उस काली कमाई से है
जिसे देखना भी भले लोग पाप समझते हैं। राशि के संस्कारी मन ने सदा पति की इस ईमानदारी की दाद दी है। अचानक उसे वह घटना याद आ गई जब उदय के विभाग के ही एक अधिकारी के घर पर छापा पड़ा और तब लाखों रुपए कैश और ज्वेलरी मिलने पर उनकी फजीहत हुई। उसे देखने के बाद तो उसे भी लगने लगा कि ऐसी आपाधापी किस काम की जिसके बाद की किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही न रहे। आश्चर्य तो उसे हुआ तब जब उसके अधिकारी के बहुत करीबी दोस्त जो वफादारी का दम भरते थे उस घटना के बाद उससे कन्नी काटने लगे। शायद उन्हें लगने लगा था कि कहीं उसके साथ भी वह लपेटे में ना आ जाएं। उस समय उसकी पत्नी को अकेले ही उनकी जमानत के लिए भाग दौड़ करते देख यही लगा था कि बुरे काम का नतीजा भी बुरा ही होता है। आज सरला भाभी की बातें राशि को बेहद व्यथित कर गई। आज उसे दुख इस बात का था कि बाहर वाले उसके अपने घर वाले ही उदय की ईमानदारी पर शक कर रहे हैं, जिनकी जब तब वह सहायता करते हैं। दूसरों से इंसान लड़ भी ले, पर जब अपने ही कीचड़ उछालने लगे तो इंसान जाए भी तो कहाँ जाए। वह तो अच्छा हुआ कि उदय उसके साथ नहीं आए, वरना उनके कानों में भाभी के शब्द पड़ते राशि को नींद नहीं आ रही थी। अनायास ही अतीत उसके सामने जलचित्र की भांति गुजरने लगा। पापा एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। अपनी पढ़ाने की कला के कारण वह स्कूल के सभी विद्यार्थियों में फेमस थे। वह शिक्षा को समाज उत्थान का जरिया मानते थे। यही कारण था कि उन्होंने कभी ट्यूशन न ली, पर अपने छात्रों की समस्याओं के लिए उनका द्वार हमेशा खुला रहता था। उदय भी उनके ही स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ने में तेज तथा धीर गंभीर और अन्य छात्रों से अलग पढ़ाई में ही लगे रहते थे। पापा का स्नेह पाकर वह कभी कभी अपनी समस्याओं के लिए हमारे घर आया करते थे। न जाने क्यों उदय का धीर गंभीर स्वभाव मेरी माँ को बेहद भाता था। कभी कभी वह हम भाई बहनों को उनका उदाहरण भी देती थी। एक बार पापा घर पर नहीं थे। माँ ने उदय से उनके परिवार के बारे में पूछ लिया। माँ की सहानुभूति पाकर उदय के मन का लावा फूट फूट कर बह निकला। पता चला कि उनकी माँ सौतेली है तथा पापा अपने व्यवसाय में इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चों की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। सौतेली माँ से उनके 2 भाई थे। उनकी माँ को शायद यह डर था कि उनके कारण उसके पुत्रों को बाप की संपत्ति से पूरा हिस्सा नहीं मिल पाएगा। उदय की आप बीती सुनकर माँ द्रवित हो उठी थी। उसके बाद वह अक्सर ही घर आने लगे। उदय के बाल मन पर माँ की कहीं बातें इतनी बुरी तरह से बैठ गई थी कि वह अनजाने ही अपना बचपना खो बैठे तथा उन्होंने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर लिया, जिससे कुछ बनकर अपने व्यर्थ हो आए जीवन को नया मकसद दे सकें। मेरे पापा के रूप में उदय को न केवल गुरु वरन अभिभावक एवं संरक्षक भी मिल गया था। अतः जब तब अपनी समस्याओं को लेकर उदय मेरे पापा के पास आने लगे थे और मेरे पापा के द्वारा मार्गदर्शन पाकर उनका खोया आत्मविश्वास लौटने लगा था। उदय के बार बार घर आने से हम दोनों में मित्रता हो गई। समय पंख लगाकर उड़ता रहा और समय के साथ ही हमारी मित्रता प्रगाढ़ता में बदलती चली गई। उदय का परिश्रम रंग लाया। प्रथम प्रयास में ही उनका रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में चयन हो गया और वह वहाँ चली गई। उदय के जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे मन में उन्होंने ऐसी जगह बना ली है जहाँ से उन्हें निकाल पाना असंभव है। पापा को भी मेरी मनोस्थिति का आभास हो चला था, किंतु वह उदय पर दबाव डालकर कोई फैसला नहीं करवाना चाहते थे और यही मत मेरा भी था। रुड़की पहुंचकर उदय ने एक छोटा सा लेटर पापा को लिखा था, जिसमें अपनी पढ़ाई के जिक्र के साथ घर भर की कुशलक्षेम पूछी थी, पर लेटर में कहीं भी मेरा जिक्र नहीं था। इसके बाद भी जो लेटर आते मैं ध्यान से पढ़ती, पर हर बार मुझे निराशा ही मिलती। मैंने उदय का यह रुख देखकर अपना ध्यान पढ़ाई में लगा लिया तथा
उदय को भूलने का प्रयत्न करने लगी। दिन बीतने के साथ यादें भी धुंधली पड़ने लगी थी। मैंने भी धुंध हटाने का प्रयत्न न कर पढ़ाई में दिल लगा लिया। हायर सेकेंडरी करने के बाद मैं इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स करने लगी। एक दिन मैं कॉलेज से लौटी तो एक लेटर छोटी बहन खुशी ने मुझे दिया। लेटर पर जानी पहचानी लिखावट देखकर मैं चौंक उठी। धड़कते दिल से लिफाफा खोला। लिखा था, राशि, इतने सालों बाद मेरा लेटर पाकर आश्चर्य कर रही होगी, पर फिर भी आशा करता हूँ कि मेरी बेरुखी को तुम अन्यथा नहीं लोगी। हमने कभी अपने प्रेम का इजहार नहीं किया, पर हमारे दिलों में एक दूसरे की चाहत की जो लौ जली थी, उससे मैं अनजान नहीं था। मुझे अपने प्यार पर विश्वास था, बस वक्त का इंतज़ार कर रहा था। आज वह वक्त आ गया है। तुम सोच रही होगी कि अगर मैं वास्तव में तुमसे प्यार करता तो इतने सालों तक तुम्हें लेटर क्यों नहीं लिखा। तुम्हारा सोचना सच है, पर उन दिनों मैं इन सब बातों से हटकर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहता था। मैं तुम्हारे योग्य बनकर ही तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता था। अब मेरी पढ़ाई समाप्त हो गई है तथा मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई है। आज ही ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम कहो तो अगले सप्ताह आकर पापा से तुम्हारा हाथ मांग लूँ, लेकिन विवाह मैं 1 साल बाद ही करूँगा, क्योंकि तुम तो जानती ही हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है तथा पापा से कुछ भी मांगना या लेना मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। मैं चाहता हूँ कि जब तुम घर में कदम रखो तो घर में कुछ तो हो। घर गृहस्थी का थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान जुटाने के बाद ही तुम्हें लेकर आना चाहूँगा। अतः मुझे आशा है कि मेरी भावनाओं का सम्मान करते हुए जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहीं कुछ दिन और करोगी, पर यह कदम मैं तुम्हारी स्वीकृति के बाद ही उठाऊँगा। एक लेटर इसी बारे में तुम्हारे पापा को लिख रहा हूँ। अगर इस रिश्ते के लिए तुम तैयार हो तो दूसरा लेटर पापा को दे देना। जब वे चाहेंगे मैं आ जाऊँगा। लेटर पढ़ने के साथ ही मेरे मन के तार झंकृत हो उठे थे। इंतज़ार की एक एक घड़ी काटनी कठिन हो रही थी। पापा को लेटर दिया तो वह भी खुशी से उछल पड़े। घर में सभी खुश थे। इतने योग्य दामाद की तो शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर वह दिन भी आ गया जब सीधे सादे समारोह में मात्र 2 जोड़ी कपड़ों में मैं विदा हो गई। पापा को मुझे सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में विदा करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उदय की जिद के आगे सब विवश थे। हाँ, मम्मी अपने दामाद के मनोभावों को जानकर गर्व से भर उठी थी। विवाह के कुछ साल बाद ही पापा का निधन हो गया। अमित उस समय मेडिकल में था। खुशी छोटी थी। माँ पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। पेंशन में देरी के साथ पीएफ का पैसा भी नहीं मिल पाया था। घर खर्च के साथ ही अमित की पढ़ाई का खर्च चलाना माँ के लिए कठिन काम था। तब उदय ने ही माँ की सहायता की थी। दामाद से सहायता लेने पर माँ झिझकती तो उदय कहते, माँ जी, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? जब अमित आपके लिए करेगा तो क्या आपको बुरा लगेगा? माँ ने पापा का पैसा मिलने पर जब तब मांगी रकम को लौटाया भी था, पर उदय को उनका ऐसे लौटाना अच्छा नहीं लगा था। उनका कहना था कि ऐसी सहायता से क्या लाभ जिसका हम प्रतिदान चाहें। अतः जब जब भी ऐसा हुआ मैं माँ के द्वारा लौटाई राशि को बैंक खुशी के नाम से जमा करती गई। यह सुझाव भी उदय का ही था। खुशी उसके विवाह के समय केवल 7 वर्ष की थी। उदय ने उसे गोद में खिलाया था। वह उसे अपनी बेटी मानते थे, इसलिए खुशी के प्रति अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना चाहते थे और साथ ही माँ का भार कम करने में अपना योगदान देकर उनकी मदद के साथ पापा के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखना चाहते थे। वैसे भी हमारे 2 बेटे हैं। बेटी की चाह दिल में ही रह गई थी। शायद ऐसा करके उदय खुशी के विवाह में बेटी न होने के अपने अरमान को पूरा करना चाहते थे। माँ की लौटाई रकम से मैंने खुशी के लिए कंगन के साथ हार का एक सेट भी खरीदा था, मगर स्वागत समारोह का खर्च
उदय खुशी को अपनी बेटी मानने के कारण कर रहे हैं। पर यह बात मैं किस किस को समझाऊं? आज अमित भाई के मौन और भाभी की बातों ने राशि को मर्माहत पीड़ा पहुंचाई थी। कितना बड़ा आरोप लगाया है उसने उदय की ईमानदारी पर। सुनियोजित बचत के कारण जिस धन से आज वह बहन के विवाह में सहायता कर पा रही है, उसे 2 नंबर का धन कह दिया। वैसे भी 15 साल की नौकरी में क्या इतना भी नहीं बचा सकते कि कुछ गहनों के साथ एक स्वागत समारोह का खर्च उठा सकें? इससे 2 नंबर के पैसे की बात कहाँ से आ गई? क्या इंसानी रिश्तों का, भावनाओं का कोई महत्व नहीं रह गया है? निस्वार्थ में लोग इतने अंधे क्यों होते जा रहे हैं कि खुद को सही साबित करने के प्रयास में दूसरों को कटघरे में खड़ा करने में भी उन्हें हिचक नहीं होती। उसका मन किया कि जाकर भाभी की बात का उल्टा जवाब दें, लेकिन भाभी के मन में जो संदेह का कीड़ा कुलबुला रहा है, वह क्या उसके प्रतिरोध करने भर से दूर हो जाएगा? नहीं नहीं, वह अपनी तरफ से कोई सफाई पेश नहीं करेगी। यदि इंसान सही है और निस्वार्थ भाव से कर्म में लगा है तो देर सवेर सच्चाई दुनिया के सामने आ ही जाएगी। अचानक राशि ने एक निर्णय लिया कि खुशी के विवाह के बाद वह इस घर से नाता तोड़ लेगी। जहां उसे तथा उसके पति को मान सम्मान नहीं मिलता, वह आने से क्या लाभ? उसने बड़ी बहन का कर्तव्य निभा दिया। भाई पहले ही स्थापित हो चुका है तथा 2 दिन बाद छोटी बहन भी नए जीवन में प्रवेश कर जाएगी। अब उसकी या उसकी सहायता की किसी को क्या ज़रूरत? लेकिन क्या जब तक माँ है, भाई है, उसका इस घर से रिश्ता टूट सकता है? अंतर मन ने उसे झकझोरा। आखिर वह दिन भी आ गया जब खुशी को दूसरी दुनिया में कदम रखना था, वह भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको वह पहले से जानती तक नहीं है। जयमाला के बाद खुशी और विनय समस्त स्नेहीजनों से शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे थे। समस्त परिवार उन दोनों के साथ सामूहिक फोटोग्राफ के लिए मंच पर जमा हुआ था। तभी विनय के पिताजी ने एक सज्जन को विनय के चाचा के रूप में उदय से परिचय करवाया तो एकाएक चौंक कर कह उठे, उदय साहब, आपकी ईमानदारी के चर्चे तो पूरे विभाग में मशहूर हैं। आज आपसे मिलने का भी अवसर प्राप्त हो गया। मुझे खुशी है कि ऐसे परिवार की बेटी हमारे परिवार की शोभा बनने जा रही है। विनय के चाचा, जो उदय के विभाग में ही उच्च पदाधिकारी थे, उन्होंने बात इतनी गर्मजोशी के साथ कही कि अनायास ही मंच पर मौजूद सभी की नज़रें उदय की ओर उठ गई। एकाएक राशि के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मुड़कर भाभी की ओर देखा तो उसे भाई की ओर देखते हुए पाया। उसकी निगाहों में माफ़ी का भाव था या कुछ और, वह समझ नहीं पाई, लेकिन उन सज्जन से इतना कहने भर से ही उसके दिलो दिमाग पर से पिछले कुछ दिनों से रखा बोझ हट गया। सुखद आश्चर्य तो उसे इस बात का था कि एक अजनबी ने पल भर में ही उसके दिल की उस दंश को कम कर दिया जिसे अपनों ने ही दिया था। आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। ऐसा तो एक दिन होना ही था, पर इतनी जल्दी और ऐसा होगा राशि ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वास्तव में जीवन के नैतिक मूल्यों में कभी बदलाव नहीं होता। वह हर हाल, परिस्थिति और समाज में हमेशा एक से ही रहे हैं और रहेंगे। यह बात अलग है कि मानव निज स्वार्थ के मूल्यों को तोड़ता मरोड़ता रहेगा। प्रसन्नता उसे इस बात की थी कि आज भी हमारे समाज में ईमानदारी जिंदा है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।